बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। रामबन के मेहर के पास जम्मू कश्मीर कौमी शाहराह आज एक मरतबा फिर से बंद हो गया है। दरअसल कल ही कौमी शाहराह को खोला गया था, लेकिन 40 घंटे बाद फिर से बंद करना पड़ा है। आपको बता दें कि शदीद बर्फबारी और लैंडस्लाइड से पैदा हुए हालात के बाद तकरीबन 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद वन वे ट्रैफिक शुरू किया गया था। इस दौरान CRPF का काफिला भी बनिहाल से अपने श्रीनगर स्टेशन वापस लौट आया। वादी में बर्फबारी के बाद सेब के बागवानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जहां पर गांदरबल में भी सेब को काफी नुकसान पहुंचा है और सेब बागान के मालिकों ने सरकार से मुआवजे की अपील की है। इसके बाद जिला इंतजामिया ने कदम उठाते हुए गांदरबल के सेब बागानों के नुकसानात का जायजा लेने के लिए इकदाम किए हैं। खुद DDC हशमत अली खान ने बागीचों का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ ADC फारूक अहमद बाबा और चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर भी मौजूद रहे। उधर गांदरबल में किसानों और बागवानों को हुए नुकसानात का जायजा लेने के लिए जिला इंतजामिया के साथ ही BJP के जिला सदर नज़ीर अहमद रैना भी पहुंचे। रैना ने लार, बाकुरा, गांदरबल, शेरपथरी, कंगन और गुंड ब्लॉक का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने UT जम्मू कश्मीर के LG गिरीश चंद्र मुर्मू से अपील की है कि वे किसानों और बागवानों को उनके नुकसान के मद्देनजर मुआवजा दें। मतलब अभी नहीं पढ़नी थी, मगर पहली नवंबर में ही पड़ी है। उन्होंने बहुत नुकसान किया है। यहाँ जो ये मालिकानी बागात है उनका बहुत नुकसान हुआ है। लगभग 80% नुकसान हुआ है मालिकानी बागात का। तो हमें आदेश मिला था अपनी पार्टी के ओर से, हेडक्वार्टर से, कि आप अपने अपने इलाकों का दौरा कीजिए। मैं अपने डिस्ट्रिक्ट का पूरा टीम लेकर आज पूरा डिस्ट्रिक्ट गांदरबल में घूम के आया हूं, जिसमें ब्लॉक गोंड है, ब्लॉक कंगन, ब्लॉक वाकुरा, ब्लॉक शेरपथरी, ब्लॉक लार और ब्लॉक गांदरबल। ये सारे लोगों के पास में गया और हर एक बाग को मैंने मुआयना किया, मुशाहिदा किया बड़े गौर से, और मैं खुद बागों के अंदर गया हूं अपनी टीम को लेकर। की बात है कि वहाँ अभी तक कोई गवर्नमेंट का मुलाजिम या कोई सरकारी कर्मचारी वहां तक नहीं गया है, जो एक बहुत बड़ी दुखित बात है। कुलगाम के DDC शौकत एजाज भट्ट अफसरान की एक टीम के साथ कुंद, वाल्टंग और दीगर इलाकों के बागात का दौरा करते नजर आए, जहां पर बागात में होने वाले नुकसानात का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने अशिया फराहमी की भी जायजा लिया। इस दौरे के दौरान मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए नुमाइंदों से भी उन्होंने बात की। इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने 2014 में मलंगाम के दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर शुरू किया था, जिससे उस इलाके के लोगों को फायदा पहुंच रहा था। लेकिन चंद साल बाद ही ना तो मालूम वजूहात की वजह से इसको बंद कर दिया गया, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और लोग इसको दोबारा से शुरू करने का मुतालबा कर रहे हैं। वाज़ेह है कि मलंगाम गांव पहाड़ी पर वाक़ है और जहां पर सड़कों और ट्रांसपोर्ट की सहूलत ना के बराबर है। अगर किसी मरीज़ को अस्पताल ले जाने की ज़रूरत होती है तो लोग मरीज़ को घोड़ों या फिर कंधों पर उठाकर मीलों तक वाक़े बांदीपुरा के ज़िला अस्पताल में ले जाते हैं। हालांकि इस अस्पताल के शुरू होने से यहाँ पर मरीज़ों की तादाद में काफ़ी अच्छा इजाफा हुआ था, जिससे यहाँ पर लोग काफ़ी खुश भी नज़र आए थे। लेकिन इस बार बंद होने की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वो इसको दोबारा से शुरू करने का मुतालबा कर रहे हैं। सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर मोहन सिंह ने लोगों को यकीन दहानी कराई है कि वो इसकी जांच करके अब इसको जल्द से जल्द खुलवाने की कोशिश करेंगे। तकरीबन 2014 में खुली थी। 3 साल इसमें मुलाजम आए थे। 3 साल से ये चल रही थी, अच्छी खासी लोग भी आते थे, क्योंकि यहाँ पे बैकवर्ड जो लोग हैं, ऊपर रहने वाले हैं, उनको यहाँ से काफ़ी फ़ायदा मिला। लेकिन पिछले 2 साल हो गए हैं, तकरीबन अगस्त 2017 से ये डिस्पेंसरी बंद हो गई है। यहाँ पे डॉक्टर नहीं आते। अब यहाँ अंदर दवाइयाँ तो हैं, लेकिन सब ओवर डेट पड़ी हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो डॉक्टर कहाँ गए, आखिर उनका तबादला हुआ तो किस लिहाज पे हुआ, और उनके बदले यहाँ पे कोई आया क्यों नहीं। हालांकि उनका दरवाज़ा तो हमेशा के लिए बंद ही होता है। हम ये तो कहते हैं कि कोई शार्ट है, शायद पता नहीं गौ शार्ट है क्या है। मतलब इलाज डॉक्टर अस्पताल में, हमारी अस्पताल है यहाँ, आप देखें यहाँ डॉक्टर है कोई। हमारे यहाँ पे एक डिस्पेंसरी आई थी, तो वो भी बहुत टाइम से बंद पड़ी है सर। पहले उसमें डॉक्टर आया करते थे, लोगों को बहुत ज़्यादा सहूलत थी उसकी, लेकिन उसके बाद अब वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं आते, वो भी बंद पड़ी है।
पता नहीं किस कॉज पे वो बंद की हुई है, वो भी नहीं पता सर। ये तो अगर आप कह रहे हैं तो ये गलत भी है, तो फिर भी मैं नोडल अफसर साहब से मशवरा करके हम कोई इंटरनल अरेंजमेंट करके कुछ करके उनको फंक्शनल करेंगे। उधर तंगमारू में भी बर्फबारी के बाद से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर कई इलाकों में बर्फबारी के बाद से ही बिजली नदारद है, जिससे आम लोगों के साथ साथ स्टूडेंट्स को भी खासी दिक्कतें हो रही है। आम लोगों ने महकमा पीडीडी के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि महकमे के मुलाजिम नजर नहीं आ रहे हैं। ज़रा यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई लास्ट 9 डेज से, और यहाँ पे रोड्स भी ब्लॉक है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है क्योंकि हमारे एग्जाम चल रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम कुछ भी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है ही नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी से रोड्स भी ब्लॉक है और हमारे एग्जाम चल रहे हैं, हम कुछ पढ़ भी नहीं पा रहे हैं। हम GTV वालों का शुक्रगुजार कि वो यहाँ पर आइए, हमारे मसले जो है उन्होंने सुने, तो हम आपसे ये चाहते हैं कि आप ये आगे पहुँचाए और हमारी जो ये मुश्किलात ये हल करें। 6 तारीख को जो कश्मीर घाटी में हैवी स्नोफॉल हुआ था, तो उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पे है पूरी तरह से ठप होकर रह गई है। और अगर हम बात करें इलाके बीरवा की बात करें, मागम की बात करें या कुंजर एरिया की बात करें, लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। खासकर अगर हम बात करें स्कूली बच्चों को जिनको आज एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या आने वाले वक्त में जो बड़े क्लास हैं उनमें एग्ज़ाम्स होने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी न होने की वजह से इन बच्चों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही उम्मीद की जाती है कि आने वाले वक्त में इस इलेक्ट्रिसिटी को रेस्टोर किया जाए ताकि यहाँ के आवाम के साथ साथ स्कूली बच्चों को राहत पहुँचे। BA सागर, जी मीडिया, गुल। कश्मीर में बर्फबारी के साथ ही सर्दियों ने भी दस्तक दे दी है और ऐसे में लोग सर्दियों से बचने के तरीके भी तलाशने शुरू कर दिए हैं। सर्दियों के मौसम में ज्यादातर कश्मीरी कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं। शोपिया के बाजारों में कांगड़ी बिकने लगी है। पेश एक रिपोर्ट। कितनी खूबसूरत ये तस्वीर है, मौसम बेमिसाल बेनज़ीर है, ये कश्मीर है। अगर आप एक कश्मीरी हैं और मौसम सर्द है तो कांगड़ी का नाम ही आपको सुकून देने के लिए काफी है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि आप इनका इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि इसका इस्तेमाल बेहद शानदार तरीके से होता है। हर एक कश्मीरी सर्दियों के मौसम में खुद को कांगड़ी और फिरन के बिना अधूरा समझता है। यही सच है कि बढ़ते वेस्टर्न कल्चर और मॉडर्नाइजेशन ने कश्मीर की कांगड़ी पर अपना असर दिखाया है। महाराष्ट्र के अंदर सियासी उथल पुथल मची हुई है। अमित शाह कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। इस बात पर नहीं हूं, मैं इस बात पर हूं कि इस मुद्दे पर विपक्ष कोरी राजनीति कर रहा है और एक संवैधानिक पद को राजनीति के अंदर इस तरह से घसीटना मैं नहीं मानता लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा है। और जिनको भी मौका चाहिए उनको आज भी मौका है। उल्टा उनको तो 2 दिन मांगते थे, हमने 6 महीना दे दिया है। मैं आज कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने सबको 6 महीने का समय दे दिया, बनाओ भाई सरकार। तो जो शिवसेना कह रही है कि ये एक तरफा फैसला था राज्यपाल का, क्या आप उसे बिल्कुल ही मैं मानता हूं कि राज्यपाल महोदय ने उचित ही काम किया है, क्योंकि आज भी सभी लोग सरकार बना सकते हैं। अगर बहुमत है तो आज तक नहीं गया, चलो 1 दिन की जगह 2 दिन करते, आज ये तो 5वां दिन है शिवसेना को मौका दिए हुए। आप जो 6 महीने कह रहे हैं, 6 महीने का मतलब है कि 6 महीने तक भंग नहीं होगी सरकार? नहीं, सुसुप्त अवस्था में ही डाला है। हाँ, अभी भी हाँ। वो तो निर्णय राज्यपाल महोदय को करना है, मुझे नहीं करना है आगे क्या करना, परंतु अभी सबके पास समय है। कोई भी जा सकता है। किसका मौका छीन लिया, कैसे मौका छीन लिया, मेरी तो समझ में नहीं आता। कपिल सिब्बल जैसे विद्वान वकील इस प्रकार की बचकाना आर्ग्यूमेंट्स, बचकाना दलीलें देश के सामने रखते हैं कि हमारा मौका छीन लिया। अरे भाई, आपको मौका है ही, आप बनाओ ना। पर ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनली सही है? यानी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो कोशिश ही नहीं कर रही है और ऐसे लग रहा है जैसे कि मैंडेट आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, हम जरा भी मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। हम एक अलायंस में चुनाव लड़े थे, हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, मगर हम काफी सीटें नहीं लड़े थे, हमारी साथी दल लड़ा था। जब साथी दल ने कंडीशन ऐसी रखना चाहिए जो हमें स्वीकार्य नहीं है, और हम अकेले सरकार नहीं बना सकते, हमारे पास 105 सीटें हैं,
तो हम क्या कर सकते हैं? मगर जो लोग दावा कर रहे हैं कि हमें सरकार बनाने का मौका मिले, तो उनके पास मौका है। ये स्पष्टता के लिए ही मैं आज आपके साथ ये संवाद कर रहा हूँ। जी सर, बीजेपी जो है मतलब एक जहर पी के उन्होंने जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। नहीं, आपके दोनों विचारधाराएं बिल्कुल ही अलग थी, फिर भी आप सरकार बना पाए। लेकिन शिवसेना की कौन सी ऐसी बात है जो बिल्कुल नामंजूर थी कि मैंडेट होने के बावजूद? देखिए, मेरी पार्टी का संस्कार नहीं है कि एक कमरे में हुई बातों को हम सार्वजनिक करें, और करना भी नहीं चाहिए। सार्वजनिक जीवन की एक गरिमा होती है। परंतु मैं इतना निश्चित मानता हूं कि राज्यपाल शासन डालने से अगर किसी का नुकसान गया है तो भारतीय जनता पार्टी का हुआ है, क्योंकि हमारी केयरटेकर गवर्नमेंट चली गई है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का हुआ है जो उस वक्त थे, क्योंकि उनकी केयरटेकर गवर्नमेंट चली गई, विपक्ष का नहीं हुआ है। अगर वो चाहते हैं कि इस प्रकार का एक भ्रांति खड़ा करके देश की जनता की हम सिंपैथी गेन करें, तो मुझे लगता है कि इस देश की जनता की समझ पर उनको भरोसा नहीं है। सिर्फ नुकसान आप कह रहे हैं बीजेपी का है, क्या नुकसान लोगों का नहीं है कि विश्वासघात हुआ है कि ये इस? मगर हमने तो नहीं करा है, तो किसने? हम तो तैयार थे शिवसेना के साथ सरकार बनाने के लिए, मगर शिवसेना की कुछ चीजें ऐसी थी जो हम मान नहीं सकते हैं। पहले से था सार्वजनिक प्रचार में मैंने कम से कम 100 बार कहा, प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा, और स्वयं देवेंद्र फडणवीस ने कई बार कहा कि अगर हमारी युति की सरकार आती है, बहुमत आता है, तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बनेंगे। किसी ने कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। अब कुछ नई शर्तें आती हैं, तो हमारे लिए इस पर हमारा रिजर्वेशन भी है। पार्टी उचित समय पर इस पर विचार करेगी। परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति शासन पर जो हाय तौबा मची है, वो कोरी जनता की सिंपैथी प्राप्त करने की निरर्थक एक्सरसाइज है, निरर्थक कवायद है, इसके अलावा कुछ नहीं। सर, वो 6 महीने की बात एक बार फिर से समझाइए। क्या कम से कम और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने का वक्त होगा राष्ट्रपति शासन के लिए? उसके बाद क्या मध्यावधि चुनाव होंगे? कैसे होगा? देखिए, मैं नहीं चाहता कि मध्यावधि चुनाव हो, मैं नहीं सोचता हूँ मध्यावधि चुनाव हो। जब 6 महीने समाप्त होंगे तब राज्यपाल संविधान के हिसाब से इस पर उचित विचार कर कानूनी सलाह लेकर आगे बढ़ेंगे। परंतु मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि हमें मौका नहीं दे दिया गया, राज्यपाल महोदय ने बड़ा गैर संवैधानिक काम कर दिया है, हमारा मौका छीन लिया, डेमोक्रेसी में हमारा राइट है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि आपका राइट आज भी है, आपके पास संख्या नहीं है। आपके पास अगर संख्या है तो आप जाकर सरकार बना लीजिए। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे यहाँ पर वजीर दाखिला अमित शाह को, और सीधे तौर पर उन्होंने बताया है कि हमने जो है यहाँ पर जो फैसला जो महाराष्ट्र के अंदर लिया गया है वो सही लिया गया है, और हुकूमत बनाने के लिए किसी को इतना ज़्यादा वक्त नहीं मिला है। महाराष्ट्र के गवर्नर ने कुछ भी गलत नहीं किया है, अपने बयान में इस बात का जिक्र किया है, और शिवसेना की नई शर्तें मंजूर नहीं हैं, इस बात का भी जिक्र किया है वज़ीर दाखिला अमित शाह ने। शिवसेना की नई शर्तें हमें मंजूर नहीं हैं, क्योंकि ये कहा गया है कि जब हमने इंतखाबात के लिए तशहीर की थी तो उस दौरान जो भी शर्तें हमारी हुई थी उसी पर बात बननी थी, लेकिन अब नई शर्तें हो गई थी और जो हमें मंजूर नहीं थी, इसलिए जो एक अलायंस था वो टूट गया है सीधे तौर पर। और इसके अलावा जो राष्ट्रपति शासन जो लगा है और प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताया है कि इसमें महाराष्ट्र के गवर्नर ने कुछ भी गलत नहीं किया है, क्योंकि सभी को बुलाया गया था, लेकिन किसी भी तरीके से सरकार जब नहीं बन पाई तो उसके बाद ही गवर्नर ने फैसला लिया है। तो हुकूमत बनाने के लिए मौका न देने का जो इल्ज़ाम है वो गलत है। महाराष्ट्र की सियासत पे ये बड़ा बयान दिया है वज़ीर दाखिला अमित शाह ने। कहा है कि हमने फडणवीस के नाम पर वोट मांगे थे और बाद में क्योंकि शिवसेना की तरफ से नई शर्त आ गई जो कि हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद तबाह हुए सेबों के मालिक परेशान नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार जो बर्फबारी हो रही है उससे कई सारे जो
बागान हैं उनको, बागीचों को नुकसान पहुंचा है, सेब की फसल को नुकसान पहुंचा है और जितने भी जो किसान हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बर्फबारी और बारिश की वजह से लोग वहां पर परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा है, खासतौर पर सेब की फसलों को नुकसान पहुंचा है। गिरकर जमीन के नीचे आ गए हैं, मेवा उतारने के लिए था और बिजली का भी निशान नहीं है, गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर वहाँ नहीं है। हम ऊपर के इलाके बिजली के खंभे भी गिरे, तारें भी टूटी हुई, वो उठाने वाला कोई नहीं है। वहाँ कहते हैं हमने भेजी है टीम, कहाँ है, कौन सी टीम आई है, कोई आया नहीं। कहीं मेन सड़क रोड से कोई ऑफिसर गया होगा, वही कहता है 40% नुकसान है, लेकिन ऊपर अंदरूनी गाँव में कहीं गया नहीं कोई। सवेरा अभी टाइम बर्फबारी का नहीं था तो हमें सेब भी उतारने थे, अभी कंची भी बागों की भी नहीं की थी। हमारे जो बागीचों में अभी जो उतारे थे वो भी वहीं रहे। नए पेड़ है, कोई 10 साल 12 साल 15 साल के, उनका पूरा नुकसान है, उनका 90% नुकसान है। अगर मेरा बाग 50 साल पुराना है उसका 20%। अब इसको एक्सेस किस तरह करते हैं? अगर ये फील्ड में जाते नहीं है, ना कोई फील्ड में जाएगा, ये घर में बैठ के फिर ऑफिस में बैठ के एक्सेस में। लेकिन मेरा ख्याल है कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो मेरे ख्याल में ओवरऑल तकरीबन 70% 60% नुकसान है। दुनिया की सबसे खूबसूरत झीलों में शुमार डल झील सिकुड़ती जा रही है, जिसे देखते हुए हुकूमत इसे इको सेंसिटिव जोन करने का ऐलान कर रही है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर सरकार श्रीनगर की मशहूर डल झील के सिकुड़ते हजम को लेकर फिक्रमंद है, जिसकी वजह से डल झील और उसके आसपास के इलाकों को ESZ यानी इको सेंसिटिव जोन ऐलान करने जा रही है। इसके लिए एक 10 मेंबरान की कमेटी तश्कील की गई है। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के 2017 के असेसमेंट के मुताबिक आलूदगी और इंक्रोचमेंट की वजह से डल झील 22 स्क्वायर किलोमीटर से सिकुड़कर तकरीबन 10 स्क्वायर किलोमीटर तक बाकी रह गई है। DCI ने यह भी पाया कि डल झील की कैपेसिटी तकरीबन 40% तक कम हो गई है और इसकी वाटर क्वालिटी बिगड़ चुकी है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जहां डल को इको सेंसिटिव जोन करार दिया गया है, बताया जा रहा है कि 25 स्क्वायर फुट से ये जो है 10 स्क्वायर फीट तक पहुंचा है। वही ये भी कहा जा रहा है कि जो डल है वो 40% सिमट कर रह गया है, जो कि बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि डल जो है ये पर्यटन स्थलों में एक दिल माना जा रहा है श्रीनगर का, और ख़ासकर जो पर्यटक हैं वो यहाँ पे आते हैं काफ़ी संख्या में। तो आप देख रहे हैं दूसरी तरफ जो डल हैं, जो यहाँ पे काम हो रहा है, इसका निर्माण हो रहा है, इसकी खूबसूरती के लिए जो सरकार हैं उनकी प्राथमिकता यही रही है कि जो डल हैं उसकी खूबसूरती में और इजाफा किया जाए। DCCI के असेसमेंट में यह भी पाया गया कि अनट्रीटेड सीवेज और झील में बहने वाले सॉलिड कचरे, वाटर बेस्ड ड्रेनेज और इंक्रोचमेंट की वजह से आलूदगी ने झील में सर्कुलेशन और फ्लो को कम कर दिया है, जिससे जलकुंभियों की तादाद ज़्यादा हो गई है। इसकी वजह से सेहत को भी नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा ये भी पाया गया कि गाद और इंक्रोचमेंट की वजह से कई मकामात पर झील की गहराई कम हो गई है। साथ ही 800 से 900 हाउस बोट की वजह से भी झील को नुकसान पहुंच रहा है। डल झील और आसपास के इलाकों को इको सेंसिटिव जोन ऐलान करने के लिए बनाई गई कमेटी ने चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट डायरेक्टर टूरिज्म, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ लेक्स एंड वाटरवे डेवलपमेंट अथॉरिटी, डायरेक्टर ऑफ इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, कमिश्नर ऑफ श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, रीजनल वाइल्ड फायर वार्डन ऑफ कश्मीर और यूनियन टेरिटरी के रीजनल डायरेक्टर शामिल हैं। डल को इको सेंसिटिव जोन करार देने जाने के बाद आप देख सकते हैं कि जो डल हैं वो कितना प्रदूषण कितना उसके अंदर है, कितनी गंदगी उसके अंदर है, और जो घास हैं वो कितनी बारी आपको दिख रही हैं, जिसको अभी तक कहा जा रहा है कि जो भी सरकारें यहाँ हैं वो बिल्कुल उनकी ओर से इसको प्राथमिकता देने के लिए अभी तक नाकाम हो चुकी हैं। अब जबकि केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर आए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, तो उनकी खास तौर पर प्राथमिकता रहेगी कि वो इस डल को खूबसूरती के लिए काफ़ी सारी जो कोशिशें हैं
कर रहे हैं और ख़ास तौर पे प्रशासन और जो डल को देखने वाले लोग हैं, लौड़ा जैसी हम देख रहे हैं कि पीछे जो मशीनें हैं लौड़ा की ओर से लगाई जा रही हैं, इस डल को जो अंदर घास है उसको काटने की कोशिश की जा रही हैं और ख़ास तौर पर ये प्राथमिकता रहेगी अब सरकार की कि वो इसकी खूबसूरती पर ख़ास ध्यान दिया जाए ताकि जो इको सेंसिटिव जोन जो ड्राफ्ट बनाया गया है उसमें कहा गया है जो डल है इसके अंदर 40% जो डल हैं वो ख़त्म हो चुका है, उसको बचाने के लिए अब सरकार की ख़ास तौर पर प्राथमिकता रहेगी। कैमरामैन अशरफ के साथ फारूक मानी, सी मीडिया, श्रीनगर। महकमा सेहत की जानिब से पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में मेंटल हेल्थ मौजू पर एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया जिसमें मंडी मेडिकल ब्लॉक के डॉक्टर्स और बीएमओ ने हिस्सा लिया। इस वर्कशॉप की सदारत राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शमीम उन्निसा भट्टी ने की, जबकि सीएफओ पुंछ डॉक्टर बशीर खान बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करने पहुंचे। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में स्टार्ट थी जिसके में मैं पेरिफेरी ब्लॉक मंडी के डॉक्टर जो है ना हमारे वो आए हुए हैं, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, उसमें आयुर्वेदिक ISM वाले भी हैं और मेडिकल ऑफिसर एलोपैथिक साइड से भी हैं। तो इनको हमने ट्रेनिंग देनी है रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ ताकि जो है आजकल जो है ये डिप्रेशन और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ज़्यादा मेंटली रिगार्डिंग मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जो, तो उनके बारे में तो वो हमने इनको ट्रेनिंग के लिए बुलाया हुआ है, हमने ट्रेनिंग शुरू की है। तो सुना आपने, जहां पर हेल्थ महकमे की जानिब से पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में मेंटल हेल्थ मौजू पर एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया और उसका मकसद ये था कि जिस तरीके से लोगों के को इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उसको लेकर बेदार किया जा सके। इस दौरान मंडी मेडिकल ब्लॉक के डॉक्टरों और बीएमओ ने इसमें हिस्सा लिया। वर्कशॉप की सदारत राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल की मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शमीमुन्निसा भट्टी ने की, जबकि सीएफओ ने यहाँ पर वो बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करने के लिए पहुँचे। जो सीएफओ है पुंछ के डॉक्टर बशीर खान, उन्होंने यहाँ पर बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में पुंछ के मोहल्ला परेड में वाक़ एक मस्जिद में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मदरसा ज़ियाउल उलूम के तलबा, असातिज़ा और दीगर मकामी लोगों ने हिस्सा लिया। तकरीब के सदारत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे मदरसों के मोहतमिम मौलाना मोहम्मद सैयद हबीबी ने कहा कि इस पाक महीने में हमें सरकार दो आलम की आमद का जश्न मनाने के साथ साथ उनकी सीरत और सुन्नत पर अमल पैरा होने की सख्त ज़रूरत है। तो ईद मिलादुन्नबी जब मनाया गया तो उस दौरान इसका जो सिलसिला है वो जारी है और इसी सिमत में पुंछ के मोहल्ला परेड में वाक़े एक मस्जिद में तकरीब का इनेकाद किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां पर इस मौके पर मदरसा ज़ियाउल उलूम के तलबा, असातिज़ा और दीगर मकामी लोगों ने हिस्सा लिया। उधर पटन के अस्पताल में मरीजों और तीमारदारों ने हीटिंग सिस्टम ना लगे होने की वजह से नाराज़गी का इजहार किया है। लोगों की माने तो सरकार की जानिब से अस्पताल के लिए हीटिंग सिस्टम लगवाया गया है, लेकिन इसे आम लोगों के लिए चालू नहीं किया जाता। पालपुरा से आए हैं, यहाँ बहुत मुश्किलात होते हैं सर्दी से के लिए। यहाँ बारामूला भी पेशेंट आ रहे हैं, लेकिन यहाँ हीटिंग सिस्टम नहीं है। यहाँ बहुत पेशेंट घर ले चुका है क्योंकि वहाँ सर्दी बहुत जल्दी है यहाँ पे, क्योंकि हमने गैस का इंतज़ाम भी किया है। हीटिंग सिस्टम यहाँ है, ये नहीं चल रहा है, हमें तो बहुत मुश्किलात होता है पेशेंटों की। और फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए सी सलाम।